गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। आज छठा दिन है हमारे माइक्रो टीचिंग का। जैसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज बहुत ही स्पेशल स्किल होने वाला है। हमारा 2 स्किल आज होगा और दोनों ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेशल स्किल है। बस आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अब एंडिंग के करीब आते जा रहे हैं। इस माइक्रो टीचिंग का जो हमारा 8 दिन का जो सेशन चल रहा है वो अब अपने कंप्लीट होने के कगार पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोग पूरा अच्छा से इसको सीखिए और जो भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट लास्ट का 5-10 मिनट आप लोग जरूर क्वेश्चन पूछिए सर से या मैडम से, जो भी लोग हैं उनसे जरूर क्वेश्चन पूछिए। तो आज मैं खुद नहीं करूंगी, ये समीउल्लाह सर का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि वो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो समीउल्लाह सर उनको वेलकम करेंगे। तो आइए समीउल्लाह सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे इससे काबिल समझा कि मैं आज इसको मैडम जिन हस्तियों को आमंत्रित करने के लिए मुझे मंच पर बुलाई हैं, आज उनके बारे में मैं 2 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उनसे हमारी पहली मुलाकात दरभंगा में हुई थी और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इन जैसे शिक्षकों के साथ इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। सर के साथ पिछले 3 वर्षों से हम यहाँ वक्त गुजारे हैं और इसमें मैक्सिमम टाइम सर का हमारे साथ बीता है। मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ कि सर जैसे व्यक्ति के साथ अगर मैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन स्तर पर अगर मिले होते तो हमारी जिंदगी जो है वो कहीं और बेहतर होती। सर ने हर छोटी से छोटी कमी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बताया है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको अपने सुधार किस तरह से आपको करना है। देखिए आपका तलफ़ुज़ सही नहीं है, तो हम कहते थे कि सर अब इस एज में तलफ़ुज़ कहाँ से अब हमारा सुधरेगा। शायद अगर पहले इस तरह के व्यक्ति आप जैसे लोग अगर मिले होते तो शायद उस समय हमारी तलफ़ुज़ जो है वो ठीक हो सकती थी, ठीक हो जाती, लेकिन उस समय तो मिले नहीं। और आज भी अगर कहीं भी किसी तरह की कोई भी बात अगर होती है, कहीं पर भी बात आती है, तो हम कहते हैं भाई देखिए जमशेदपुर में हमारे गार्जियन जो है वो होदा सर, ठीक है। तो आज आप लोगों को इस डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स के बारे में होदा सर को हम आमंत्रित करते हैं कि सर प्लीज आइए और आप छात्रों को इस स्किल से परिचय कराइए। थैंक यू। Good morning, HOD, all faculties members and dear students. समीउल्लाह सर ने मुझे बीते दिनों की याद दिला दी, वो भी अपनी जगह सही हैं, मगर मैं उनके इस बात को अपने ढंग से आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। अपनी मंजिल पे पहुँचना भी
अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। तो ये कोई भी टीचर या कोई भी सीनियर्स, उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक दायित्व हो जाता है कि हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। और आपके लिए भी ये एक उदाहरण है, और हम सबों के जीवन में कोई ना कोई बड़ा होता ही है, माता पिता के शक्ल में, शिक्षक के शक्ल में, जिनसे हम सीखते हैं, जो मेरे लिए जीवन का आदर्श बनते हैं। चलिए मैं आज डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं। आज माइक्रो टीचिंग वर्कशॉप का 6ठा दिन है। आप बड़े ही अच्छे से तमाम स्किल्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता चलूं कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग क्या है, इसको आपने जाना। रितु मैम से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, संध्या मैम से सेट इंडक्शन के बारे में जाना, परवीन मैम से क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में, और इसी तरह से बहुत सारे स्किल्स टीचिंग एड्स को प्रियंका प्रदर्शनी ने बताया। रीएनफोर्समेंट स्किल को बीना मैडम ने बताया। और इसी तरह से आज हम डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को आपके सामने बताने जा रहे हैं। इसमें दो बातें समझने की हैं कि आपने जो भी स्किल्स सुना, समझा और देखा, इसके दो प्रकार हैं। पहला तो जो रिटन फॉर्मेट में होता है, और दूसरा जो एक्टिव फॉर्मेट में होता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दरअसल रिटन फॉर्म में होता है, जिसे आपको लिखना है लेसन प्लान बनाने के दरमियान। क्वेश्चनिंग स्किल भी रिटन फॉर्म में होता है, सेट इंडक्शन भी रिटन और वर्बल दोनों फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसे लिखा नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है, देखा जाता है, महसूस किया जाता है। और वो स्किल है रीइंफोर्समेंट स्किल, और दूसरा है स्टिमुलस वेरिएशन, जिसे प्रोफेसर शिवानुर रहमान साहब सेकंड सेशन में आपको बताएंगे। ये ऐसे स्किल्स हैं जिससे आप लेसन प्लान में राइट डाउन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। इसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसे एक्टिंग के माध्यम से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए कि टीचर किस अंदाज में क्लासरूम में इंटर करता है, किस तरह से बच्चों को अपने आव भाव से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये लिखी जाने वाली चीज नहीं है। ठीक उसी तरह रीइंफोर्समेंट स्किल भी है कि बच्चों को हम शाबाशी देते हैं, अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, एक्सलेंट कहते हैं, और पनिशमेंट भी देते हैं। तो पनिशमेंट भी देने का अंदाज कैसा होता है, ये आप लिखित रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, है ना। तो ये इस तरह के स्किल्स आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अंत में क्लोजर स्किल होगा। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। किसी भी लेसन प्लान की शुरुआत अच्छे ढंग से हो और अंत भी अच्छे ढंग से हो जाए, तो वो लेसन प्लान बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होता है। वैसे लेसन प्लान को पढ़ाने में बच्चों के बीच बहुत ही आनंद आता है, इसलिए कि जो तरीका है, जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं तो चीज़ें बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैं जो भी लेक्चर दूं, अगर सुनने वाला नहीं समझ रहा हो तो फिर बात नहीं बनती। हमें ऐसा पढ़ाना है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वालों को समझ में आनी चाहिए। चलिए मैं अब आगे चलूं। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यानी प्रदर्शन कौशल क्या है, इसको आप समझ लें। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको
कि डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, प्रदर्शन स्किल, ये लेसन प्लान का या माइक्रो टीचिंग का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके बगैर आपका लेसन प्लान अधूरा समझा जाता है। किसी भी लेसन को कंप्लीट करने के लिए जब तक कि उसमें प्रदर्शन विधि का प्रयोग न किया जाए, वो अपने आप में मुकम्मल नहीं होता। इसलिए प्रदर्शन कौशल का दर्शाना बहुत ही जरूरी है। आपको मैं बताता चलूं, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो किस तरह से हम बच्चों को बताएं ताकि उनके दिमाग में ये बातें हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएं कि आज हमने इस विषय वस्तु को पढ़ा और चीजें मेरी समझ में आ गई। प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या है, जानने की प्रक्रिया क्या है, मैं शुरुआत यहां से करता हूं। मैं अगर आपसे यह पूछूं कि ताजमहल आपने देखा है, तो निश्चित ही कुछ बच्चे जवाब देंगे कि हाँ सर मैंने देखा है, मैं वहां गया हूं या गई हूं। कुछ बच्चे जवाब देंगे कि मैंने किताबों में पढ़ा है। कुछ बच्चों का जवाब होगा कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो लिहाजा प्रोसेस ऑफ नोइंग जो है, इसकी अगर देखा जाए तो 3 प्रकार हैं। सबसे पहले सुनकर जानना, दूसरा है पढ़कर जानना, तीसरा है देखकर जानना। तो आप स्वाभाविक रूप से समझ गए होंगे कि आपने बड़े बुजुर्गों से सुना तो आपने जाना कि ताजमहल किसने बनवाया और कहाँ स्थित है। दूसरा, आपने पढ़कर जाना, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो या स्कूल लाइफ में हो। और तीसरा, जब आपने साक्षात रूप से उसे देखा। अब साक्षात रूप से देखने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो आप विराट प्रदर्शन सिनेमा के माध्यम से हो, वीडियोग्राफी के माध्यम से हो, या फिर किसी मॉडल के माध्यम से, इसे आप देखते हैं तो आप निश्चित ही ये कन्फर्म हो जाते हैं कि अच्छा यही वो ताजमहल है जिसके बारे में मैंने सुना था, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, जो मैं आज साक्षात रूप से देख रहा हूं। प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या है, ये चीज आपने समझने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की। पर्पस क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का पर्पस क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का पर्पस है इंप्रूविंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसका ये पर्पस है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिपक्वता आए, आपके अंदर वो पूरी गुण समा जाए ताकि आप कभी भी कहीं भी अपने इस स्किल को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। आगे मैं बताऊं कि डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो शुरुआत में करता हूं, अगर देखा जाए जब आप लेसन बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, तो मिनिएचर उसका सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा पार्ट है, वो भी प्रदर्शन स्किल है। उससे बड़ा चार्ट पेपर है जिसमें टॉपिक से रिलेटेड तमाम चीजों को आप दर्शाते हैं, वो भी प्रदर्शन स्किल है। और उससे बड़ा रूप मॉडल होता है। सपोज ताजमहल ही है, ये संभव नहीं कि ताजमहल तो आगरा में है, हम क्लासरूम में उसे किस तरह से प्रदर्शित करें। तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था यही है कि ताजमहल का मॉडल बनाकर उसको हम बच्चों के सामने रखें कि ये ताजमहल है और ये इसका डिजाइन। इससे बच्चों में समझ की प्रक्रिया विकसित भी होती है और उनको समझने में आसानी होती है। तो किसी भी टॉपिक को अगर हम इस माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चों को 2 तरह से बातें समझ में आती है, लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी
और विजुअली वो जो देखते हैं उससे इनका टॉपिक स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है और कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। अगर कुछ समझ में कमी भी रहती है तो टीचर फिर उसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। और किसी शिक्षाविद ने कहा है कि प्रदर्शन कौशल जो है, अगर सिनेमा के माध्यम से, चाहे वो माध्यम वीडियोग्राफी का हो या फिर चलचित्र का हो जिसे आप सिनेमा कहते हैं, अगर उसके माध्यम से किसी खास स्टोरी को, अगर आप लिटरेचर के हैं, ताजमहल को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, तो ताजमहल को अगर फिल्मों के माध्यम से उसकी पूरी कहानी सुना दी जाए तो हम जैसे लेक्चर 400 बार अगर उस पर लेक्चर देंगे व्याख्यान विधि के जरिए, और एक बार अगर सिनेमा के द्वारा उसका प्रदर्शन हो जाए और बच्चे उससे देख लें, तो ये 400 बार का जो लेक्चर है वो कम पड़ जाता है एक बार के सिनेमा के माध्यम से दिखाना। इसलिए कि सिनेमा के माध्यम से बड़ा ही रोचक ढंग से फिल्माया जाता है, कहानी को अच्छे ढंग से एक्टर और एक्ट्रेस के जरिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वो चीज़ें आपके अंदर बड़े अच्छे से समा जाती हैं, जो आपके दिल दिमाग में बैठ जाती हैं, जो जीवन पर्यंत आप नहीं भूलते। तो प्रदर्शन स्किल कौशल की ये खूबियाँ हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि प्रदर्शन स्किल के बारे में जानने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि प्रदर्शन कौशल के डेफिनेशन क्या है। इसके डेफिनेशन को हम समझ लें। Demonstration is an activity or process of teaching involving the showing of specimens or experiments or devices to explain and describe the concerned concept, idea, teaching point, etc. In the teaching and learning process, that process makes the subject matter concrete with real life situations. The demonstration in teaching makes learning simpler and meaningful टू द लर्नर। यानी प्रदर्शन कौशल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जो किसी अवधारणा, विचार या शिक्षण बिंदु को नमूना, प्रयोग या किसी उपकरण द्वारा दिखाया जा सकता है एवं इससे संबंधित संप्रत्यय का वर्णन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया विषय वस्तु को हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करता है। प्रदर्शन कौशल शिक्षार्थी के लिए विषय वस्तु को सुगम एवं अर्थपूर्ण बनाती है। यानी यह स्पष्ट है कि प्रदर्शन एक तरह की क्रिया है जो पढ़ाते समय अध्यापक इसका प्रयोग करे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल बना देता है। रूसो ने कहा है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर इज द हाईवे ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यानी हम जिन चीज़ों को आँख से, ज़बान से, नाक से, कान से और स्किन के ज़रिए सुनते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, लिटरेचर उससे आगे बढ़कर उसके बारे में बताया जाता है कि ये शिक्षक के जीवन में ये प्रधान मार्ग देती है। इसको हाईवे ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो आइए मैं आपको लेता चलूं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसका पहला जो कंपोनेंट्स है, एप्रोप्रिएट टॉपिक, कंसेप्ट्स, आइडियाज एंड टीचिंग पॉइंट्स। यानी कौशल के घटक क्या क्या हैं ये बताता चलूंगा। इस बात का इसमें ध्यान रखना है और इस टॉपिक को ए से डिनोट किया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म ए है।
The demonstration should be appropriate to the topic, concept, idea, and teaching point. The appropriate specimens or experiments of devices should be related to the topic, concept, and teaching point in the demonstration to make teaching effective. प्रदर्शन कौशल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपने उचित नमूना, प्रयोग एवं उपकरण द्वारा प्रभावपूर्ण बनाता है। प्रदर्शन कौशल में मुख्य रूप से इस बात की ध्यान देनी चाहिए कि कंसेप्ट, आइडिया और शिक्षण बिंदु से संबंधित हो, तभी बच्चों को चीजें समझ में आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप वोल्केनो पढ़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कि नमूना या मॉडल ज्वार भाटा या सुनामी दिखा दें, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पहले तो आप वोल्केनो के बारे में बताएं, फिर उसके बाद उसका जो नमूना है मॉडल के माध्यम से आप उन्हें दिखाएं, तो इससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसे सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, एसओपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, एसओपी इसको डिनोट करता है। सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन प्रदर्शन की क्रमानुसार व्यवस्था है ना, वो क्या है? द प्रेजेंटेशन मटेरियल सच एज स्पेसिमेंस और एक्सपेरिमेंट्स और डिवाइसेस शुड बी अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस ऑर्डर एंड प्रेजेंटेड इन ए सिस्टमैटिक वे। द सीक्वेंशियल प्रोसीड्यूर इन प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स बेटर प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। प्रदर्शन वस्तु चाहे वह नमूना हो, प्रयोग हो या उपकरण या मॉडल हो, उसे क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिखाया जाना चाहिए, प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अतः यह क्रमानुसार प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि शिक्षण अधिगम क्रियाएं की तैयारी अच्छी है। जैसे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये सिस्टमेटिक वे क्या है। आप जिस तरह से वोल्केनो के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो अतः पहाड़ों के एरिया को दर्शाएं जो सक्रिय हैं। उसके बाद फिर जहां पर ज्वालामुखी फट रहा है या लावा उगल रहा है उसे दर्शाएं। तो निश्चित ही बच्चे को सीक्वेंस में बताने पर चीजें अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है एजुकेसी ऑफ मैनिपुलेटिव स्किल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एएमएस, एएमएस इसे डिनोट करता है, यानी हस्त कौशल युक्त प्रदर्शन। इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन द displayed in the teaching and learning process, adequate manipulative or manual skills would certainly result in creating interest in the minds of the learners। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब प्रयोग से संबंधित प्रदर्शन किया जाता है, तब यंत्र और उपकरण को बार बार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हस्त कौशल युक्त प्रदर्शन से, यानी मैनुअली जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, शिक्षार्थी के अंदर जानने की रुचि उत्पन्न होती है। विशेष रूप से ये रियल प्रैक्टिकल होता है, वो फिजिकल लैब में या केमिस्ट्री लैब में। इसमें बच्चे बार बार मैन्युअली प्रदर्शन करते हैं या कराया जाता है, उससे बच्चे के अंदर सीखने की और जानने की रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा होती है। इसका चौथा जो कंपोनेंट है वो है क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट सिचुएशन। इन द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, एप्रोप्रिएट फिजिकल सिचुएशन with the proper aids, instruments, diagrams, gestures, movements, etc. should convey the idea appropriately. The demonstration arouses the curiosity of the learner. प्रदर्शन कौशल अपनाते समय हमारे जो भी टीचिंग एड्स हैं, उन्हें छात्रों के बीच में सही तरीके से दिखाना चाहिए, ताकि छात्रों में सीखने की जिज्ञासा या उत्सुकता बनी रहे। माहौल तैयार करना जरूरी है। अगर आप क्लास में जाते हैं तो टीचर को चाहिए कि सबसे पहले माहौल को तैयार करें,
अपने आव भाव से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। किसी भी डेमो से पहले ये ज़रूरी है। तो इससे बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो विषय की तरफ होगा, उस टॉपिक की तरफ होगा, तो इससे उनकी समझ की प्रक्रिया विकसित होगी। इसलिए कभी भी डायरेक्ट किसी भी टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। टॉपिक से पहले आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। अंत में जो इसका 5वां कंपोनेंट है उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जी है। Whenever the demonstration comes to an end, the teacher should conclude the theory and frame a rule or a principle. The teacher performs the demonstration to consolidate the learned points with the help of the learners. जब किसी प्रदर्शन कौशल अपनी समाप्ति पर हो, तब शिक्षक को संबंधित प्रदर्शन के आधार पर सिद्धांत या नियम को बताना चाहिए और शिक्षार्थी के समझ और अधिगम के सहारे शिक्षण बिंदुओं का प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों ने क्या सीखा और बच्चे ने क्या नहीं समझा, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, जिसे पुनरावृत्ति भी कहते हैं, रिकैप्चुलेशन भी कहते हैं। इससे बच्चों की जो कन्फ्यूज़न होती है वो क्लियर हो जाता है, वो चीज़ों को समझ लेते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में 5 कंपोनेंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया, और बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको मैंने शुरू में ही बताने की कोशिश की थी कि इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देना है वो यही देना है कि हम जिस शिक्षण बिंदु को हम पढ़ा रहे हैं तो वो नमूना या जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और या फिर जो उपकरण, जिस उपकरण के माध्यम से आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हो, है ना, उससे रिलेटेड हो, उससे हट करना हो, तो बच्चों को समझने में आसानी होती है। आज के लिए बस इतना ही। और मैं थोड़ा सा आपको, चूँकि थोड़ा सा संभव नहीं है, कैमरा का मामला है और मैं उर्दू लिटरेचर से हूँ, तो डेमो आपको उस तरह से मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं लेक्चर के ही माध्यम से आपको बता देता हूँ कि उर्दू मेथड या उर्दू सब्जेक्ट का जो डेमो है वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बोल करके समझा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और हमारे बाद समील्ला सर दूसरे मेथड्स के डेमोन्स्ट्रेशन को प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल मैं उर्दू के बारे में आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी भी लिटरेचर के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट लिटरेचर में डेमोन्स्ट्रेशन की उतनी जगह होती नहीं है, सिवाय इसके कि हम पिक्चर दिखा दें या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली हम करके दिखा दें। आपको मैं बताता चलूं कि इसमें प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड वर्ड्स, है ना। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जिसे उर्दू में साब्ते कहते हैं। वो हुरूफ या अल्फाज जो बामाने अल्फाज से पहले जुड़कर उनके मानी में तब्दीली पैदा कर देते हैं, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बद, जिसका मतलब होता है बुरा, तो बद के आगे हम एक ऐसा वर्ड जोड़ें जो वो मानेखेज हो जाए, जैसे बदबू। दूसरा बदतमीज, जो तुम लोग हो। तीसरा बदसूरत। तीसरा बद के साथ क्या जोड़ सकते हैं? बदकिस्मत। और हम क्या जोड़ सकते हैं बद के साथ? बददुआ, बद किरदार, बद चलन इत्यादि वगैरह वगैरह, है ना। बद के साथ एक बामाने लफ्ज जुड़ गया तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, साब्के कहते हैं। और दूसरा है सफिक्स, लाहिके। वो हुरूफ या अल्फाज जो बामाने अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं,
जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज एक है, वर्ड है पन, तो इसमें हम क्या वर्ड जोड़ें जो पूरा मुकम्मल वर्ड हो जाए? बचपन, लड़कपन, अंधापन, भूलापन, कमीनापन, बांकपन, है ना, ये लायके कहलाते हैं। और कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि दो मुख्तलिफ माने रखने वाले लफ्जों से मिलकर बने नए लफ्ज को मुरक्कब लफ्ज कहते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे घोड़ा जोर घाड़ी, बैल जोर गाड़ी बैलगाड़ी, डाक जोर घर डाकघर। गोया घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, डाकघर ये कंपाउंड वर्ड है। और एक हमसे गलती हो गई कि जो कंपोनेंट्स थे वो सिर्फ डेफिनेशन ही को लैपटॉप पर दिखा पाए, बाकी मेरे जहन से जाता रहा, चूँकि मैं इस फील्ड का बिल्कुल अदना सा इंसान हूँ। बहरहाल ये कोई बड़ा मसला नहीं है, जो समझने की चीज़ थी जो मैंने लेक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न फिलहाल मुझसे है तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनीबडी, यू हैव एनी इंक्वायरी? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो आपने बताया और कल हमने जो टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा, तो सर राइट मुझे राइट, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। अभी मैंने कहा आपसे कि लिटरेचर में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश उस तरह की नहीं है। टीचिंग एड के माध्यम से भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिस तरह से प्रियंका प्रदर्शनी मैम ने आपको बहुत सारे सामान दिखाए होंगे डिफरेंट टाइप के, है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुझे सर सैयद अहमद खान को पढ़ाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो बेचारे दुनिया से चले गए। अब उनको कब्र से तो नहीं कहेंगे आइए आकर के बच्चों को सामने अपना साक्षात दर्शन कराइए, ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था यही है कि उनकी तस्वीर को हम लेसन प्लान में लगा दें, है ना, तो उससे बच्चे समझ जाएंगे अच्छा ये सर सैयद अहमद खान है ना। या फिर अगर आपके पास वीडियोग्राफी है उनके जीवनी की, तो उस आधार पर भी आप डेमो दे सकते हैं, जो पॉसिबल आमतौर से नहीं होता। और दूसरा ये कि इसमें संभव भी नहीं। लेकिन फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री लैब में ये बिल्कुल रियल वे में आप उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर होते हैं और बिल्कुल ऑन स्पॉट आप इसे दिखा सकते हैं। समझ गए? सर एक्चुअली मुझे इन दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आया सर, कि इन दोनों स्किल्स में जो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है उसमें भी तो हमें वही चीजें दिखानी या मॉडल या चार्ट दिखाना है सर। नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल एक्चुअली आपको उस टॉपिक की सच्चाई तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए फिजिकल साइंस में आप ऑक्सीजन जो क्या कहते हैं बनाते हैं, है ना, या उसमें जो वाटर का जो फॉर्मूला है, तो आप तो एकदम ऑन स्पॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सामने उससे प्रदर्शन करते हैं, बच्चे सामने देख रहे होते हैं कि इसको किस तरह से हम ये दिखाना है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट सामने होते हैं और सामने उसको करके आप दिखाते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन लिटरेचर में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो यह है कि टीचिंग एड के माध्यम से जो चार्ट पेपर है ना, दूसरा है मॉडल, तीसरा मैंने आपसे कहा कि वो माध्यम सिनेमा का माध्यम हो सकता है, वीडियोग्राफी का माध्यम हो सकता है, आप उसके जरिए चीजों को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना। और कोई क्वेरी है? जैसे ज्योग्राफी में भी आप अगर वोल्केनो के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो नेचुरली अब वो पहाड़ जापान में यहाँ कैसे लाएंगे, तो उसको आप एक मॉडल के शक्ल में बना करके उसमें आप क्या करेंगे, बालू का एक ढेर लगाइए, है ना, उसके अंदर इनो पाउडर डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, वो फेन ऐसा उगलेगा जैसे लगेगा कि लावा उगल रहा है। तो इससे ज़्यादा संभव भी नहीं क्लासरूम में बच्चों को दिखाने के लिए
इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है। फिर आखिरी रास्ता यही है कि जब आपका टूर प्रोग्राम हो जापान का, तो फिर साक्षात रूप से दर्शन आप करें, जो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। एनीबडी एल्स? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। बोलिए। सर मेरा हम बोले सर, ये जो दोनों में डिफरेंस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि जैसे हम लोग को केमिस्ट्री लैब में H2 वाटर बना के दिखाया है, तो यहाँ पे जो टीचर बना के हम लोग को दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, और जो उसका इक्विप वो ऐड हो गया, टीचिंग ऐड हो गया एक तरह से। दोनों में जो डिफरेंस बिल्कुल, हम आप समझना चाह देखिए, रहे थे सर। लेसन प्लान जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको मिनिएचर भी बनाना जरूरी है, चार्ट पेपर भी बनाना जरूरी है। चार्ट पेपर में आप पूरा उसको बना करके दिखाएंगे, मॉडल भी आप बना करके दिखाएंगे, और साथ साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल उस तरह से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये और अच्छी बात होगी, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सर बेसिकली मेरा प्रश्न यही था कि मतलब वो जो जैसे कोई टीचर मॉडल बनाता है, तो वो मॉडल टीचिंग ऐड हो गया, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, यही ना? दोनों में डिफरेंस नहीं मैं नहीं जानना चाह रहा नहीं, बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन तो खैर किसी, वो बिना डेमो के भी एक्सप्लेनेशन हो तो वो एक अलग चीज है। टीचिंग एड तो सभी है, मिनिएचर भी है, चार्ट पेपर भी है, मॉडल भी है, या कोई भी वस्तु आप दिखाते हैं वो सारे टीचिंग एड हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो, ठीक है ना। लेकिन जो लाइव डेमो होता है, जो साइंस ही में पॉसिबल है, जो फिजिकल लैब और केमिस्ट्री लैब में आप देखते हैं या उसको टीचर करके दिखाते हैं, वो रियल डेमोन्स्ट्रेशन है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इमेजिनरी है, यानी ताजमहल का मॉडल बना लिया, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रियल में तो दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसका एक यही तरीका है कि आप उसको सिनेमा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाएं, या फिर कोई चारा नहीं है तो ताजमहल का मॉडल बना करके, जो इमेजिनरी है ना, जिससे आप इमेजिन करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। यही इसकी व्यवस्था है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अब आपके सामने हमारे परम प्रिय मित्र समील्ला सर डेमो पेश करेंगे डिफरेंट मेथड्स का। बहुत ही कम समय में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताने की बात रखी है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो डॉक्टर समील्ला साहब, आप आएँ और अपनी बातों को, डेमो को पेश करें। थैंक यू। थैंक यू हुदा सर, आपने डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया, और आपने मुझे आमंत्रित किया कि आप डेमोन्स्ट्रेशन स्किल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स बताने से हुदा साहब ने पूरी बातें रख दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें कि किसी भी बात के सत्य होने का प्रमाण, किसी भी बात के सत्य होने का प्रमाण देने के लिए हमें जिस स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिस स्किल्स की जरूरत पड़ती है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स कहते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेशन स्किल कहते हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक शिक्षक जिन साधनों का प्रयोग करता है, वह साधन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स या ऑडियो विजुअल एड्स के नाम से या इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रियंका मैडम ने आप लोगों के सामने रखी है, बात को उन्होंने प्रेजेंट किया। अब देखिए, किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए हम 3 तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं। पहला है रियल ऑब्जेक्ट या रियल मटेरियल्स आप कह सकते हैं। दूसरा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स या इमेजिनरी मटेरियल्स आप कह सकते हैं।
और तीसरा है कि एक्ट बाय द टीचर या स्टूडेंट्स। तो इसमें जो पहला जो है रियल मटेरियल, इसका प्रयोग साइंस के स्टूडेंट और टीचर, विज्ञान के छात्र, शिक्षक, ये सभी रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है वो करते हैं। और दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं उन लोगों को अवेलेबल मिल जाते हैं, उन लोगों के पास वो आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको वह क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। इमेजनरी मटेरियल या इमेजनरी ऑब्जेक्ट जो होता है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से सोशल साइंस के छात्र, शिक्षक प्रयोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और तीसरा है कि टीचर या स्टूडेंट खुद एक्ट कर करके भी क्या करते हैं, वो डिमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पोयम पढ़ा रहे हैं, तो पोयम में कहाँ रुकना है, कहाँ तेज आवाज करनी है, कहाँ स्लो हम करेंगे, इस तरह से वो खुद करते हैं, टीचर खुद करते हैं, स्टूडेंट से करवाते हैं। अब मान लिया छोटे क्लास के बच्चे को आप पोयम सिखा रहे हैं, पोयम कैसे याद करना है, उसके लिए क्या है, उस पोयम से रिलेटेड क्या है, आप अपनी बात को रखते हैं और एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। यही आपका डिमोन्स्ट्रेशन स्किल्स है। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने ले रहे हैं कि आप अगर छात्र को बताना चाह रहे हैं, या आपने कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछा कि ये बताओ 1 केजी रुई भारी है या 1 केजी लोहा भारी होगा, इस दोनों में कौन भारी है? तो अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट आपसे ये कह दे कि सर 1 केजी लोहा भारी होगा, तो उसका मतलब ये कि उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि आप बच्चों को एक तराजू लाइए, 1 केजी रुई रखिए, 1 केजी लोहा रखिए, और दोनों को ला करके रख करके आप क्या करेंगे, इसको दिखा सकते हैं क्लासरूम में कि देखो ये है, और बोथ आर इक्वल्स, दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी का भार अधिक है या चंद्रमा का भार अधिक है, या मान लीजिए सूर्य का भार अधिक है या चंद्रमा का भार अधिक है, इस दोनों में वजन किसका ज्यादा है, तो ना आप सूर्य को ला करके आप दिखा सकते हैं क्लासरूम में, और ना चंद्रमा को ला के दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपको इसके लिए दिखाने होंगे, और इसके लिए आपको चार्ट और मॉडल का प्रयोग आपको करना होगा। तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यही हुआ। और रियल ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? रुई है, लोहा है, तराजू है, ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ। और एक लिटरेचर के टीचर अपने पोयम को समझाने के लिए वो एक्ट के माध्यम से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यह तीनों केसेस डिमोन्स्ट्रेटिव पार्ट के अंतर्गत ही आता है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन स्किल, ये खुदा साहब के द्वारा इसको तैयार किया गया है, और इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान रहा है। और यहाँ हमारे एक छात्र हैं विकास कुमार, उन्होंने भी इस पीपीटी को बनाने में अपना योगदान दिया है। देखिए ये आ रहा है, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग इसमें एक देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है आपका वो, अरे देखो कहाँ, देखो तो कहाँ पर ये हो,
ठीक ठीक। ये देखिए आप, एग्जाम्पल्स ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन स्किल, ये हुदा सर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ मैंने भी इसमें काम किया है कि डिमोन्स्ट्रेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। देखिए बायोलॉजिकल साइंस में सपोज कर लीजिए आप अगर मान लीजिए अंतः कंकाल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अंतः कंकाल क्या है कि मनुष्य का जो बॉडी है, मनुष्य की बॉडी की जो संरचना है, अगर उनके बॉडी का पूरा गोश्त अगर मान लीजिए हटा दिया जाए तो मनुष्य का जो अंदर का जो हिस्सा है वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्या है बच्चे को क्लासरूम के अंदर या कहीं क्लासरूम के बाहर लैब में आप बच्चों को इस तरह का स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी पर अगर मान लो कि अगर ये क्या है मांस का टुकड़ा जब बैठ जाता है तो फिर पता चलता है कि शाहरुख खान ये है, सलमान खान ये है। लेकिन वही अगर मांस का टुकड़ा हट गया, स्किन हट गई, तो शाहरुख खान और सलमान खान के बीच का फर्क आप नहीं पहचान सकते। सभी मनुष्य का बनावट जो है अंदर का वो इसी तरह का है। नेक्स्ट आइए कि आप सपोज कर लीजिए कि आप बच्चे को क्लासरूम में किडनी के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, किडनी के बारे में समझाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि किडनी पढ़ाने के समय में आप रियल ऑब्जेक्ट अपना किडनी निकाल करके वहां पर दिखा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना होगा कि किडनी किस तरह का होता है, इस तरह का पिक्चर आप बच्चों को क्लासरूम में दिखा सकते हैं कि किडनी ये है, ये लेफ्ट है, राइट है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड को साफ करने का काम करता है। देख रहे हैं ना इसमें सब पाइप वाइप लगा हुआ है। तो आप इस तरह से बच्चे को डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज नॉट रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज ए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन ब्रेन के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मानव का मस्तिष्क या अंदर वाला जो भाग होता है वो किस तरह का होता है, देखिए वो यही सब भाग है। ये बड़े ही खूबसूरत ढंग से नुसरत मैडम आप लोग को बताएंगी, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से इस चीज को आप क्या है क्लासरूम के अंदर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है आपका ये डिमोन्स्ट्रेटिव पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आप आइए तो डेवलपमेंट ऑफ फेटस इन मदर्स वॉर्म, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चे 9 महीने रहते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। इन डेवलपमेंट्स को आप दिखाने के लिए देखिए फर्स्ट मंथ में जो बच्चे होते हैं वो इस तरह का होता है, ठीक है। वो जो लड़का होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, लड़की का कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आप देखें फिर आप जब और इसको देखोगे ये सेकेंड मंथ में बच्चे इस तरह के होते हैं, थर्ड मंथ में इस तरह का है, फोर्थ मंथ में इस तरह का है। ये देखिए आप फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, सेवेंथ मंथ, देख रहे हैं ना डेवलपमेंट कैसे कैसे बच्चे का हो रहा है माँ के गर्भ में, ठीक है। उसी तरह से 8वें महीने में है, 9वें महीने में बच्चे जो है किस तरह से डेवलप करते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आप बच्चे को देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बायोलॉजिकल लैब से ली गई तस्वीरें हैं, बायोलॉजी लैब से लिया गया ये तस्वीर है, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज आपको अगर पढ़ाना होगा तो इट में भी पॉसिबल, ये संभव यही है कि आप इस चीज को, चूंकि ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, आप नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप जो है मॉडल के रूप में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका डिजाइन तैयार कर सकते हैं खुद से अपने से। तो वो भी आपका जो है उस कंडीशन में भी वो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव पार्ट कहलाएगा। लेकिन वहाँ रियल मटेरियल या रियल ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं होगा, वह इमेजिनरी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के रूप में आप उसको दिखा सकते हो। नेक्स्ट आइए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैसे आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या होता है,
देखिए सॉलिड जो है ना, वो आप बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि देखो यह एक सॉलिड है, ठीक है ना, ठोस है। इसको जब हम कहीं पर रखते हैं तो यह क्या है, एक स्पेस क्या करता है, कवर करता है। या फिर इसको जब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ गिराएंगे तो इससे क्या है, वो एक आवाज आएगी। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिड का होता है। तो ये चीजें आप बच्चे को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं, इसके लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी इस तरह से आप मॉडल या चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड का शेप कैसा होता है, लिक्विड का शेप कैसा होता है, तो देखिए लिक्विड जो होता है ना, इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। आप अगर इसको कटोरा में रख दीजिएगा तो कटोरे के शेप का हो जाएगा, आप इसको ग्लास में रख दीजिए तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कहते हैं, बॉटल में रख दीजिए तो बॉटल के शेप का हो जाएगा। तो इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। तो ये सभी चीजें इस तरह से आप क्लासरूम में पानी को इस तरीके से आपके जगह अलग अलग बर्तन में रख करके आप इसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आप इसे डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसी तरह से गैस है, गैस का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, गैस है, हवा में के ये क्या है, एयर में ये फैल रहा है, इसका कोई भी क्या कहते हैं वो शेप नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें आप बच्चों को दिखा करके आप उसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो साइंस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो है भरे पड़े हुए हैं, रियल ऑब्जेक्ट भरे पड़े हुए हैं कि आप उसको दिखा करके बच्चों को बता सकते हैं। और उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेंसरी कॉन्टैक्ट, यानी प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों का से अनुभव करा सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चों को साइंस आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जब आइए मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में सपोज कर लीजिए कि आप बच्चों को अंदर जो है वो सिमिलरिटी का आप कंसेप्ट बच्चों को देना चाह रहे हैं। तो देखिए सिमिलरिटी के बारे में जो बताया गया है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप क्या हो, वो अलग अलग हो, और शेप एक जैसा हो, और शेप एंड साइज क्या हो, अलग अलग हो। यानी शेप एक जैसा हो, देखने में एक जैसा लगे लेकिन साइज अलग अलग हो। तो उन सब देखिए आप, ये कोण है, ये दो कोण है, इसको आप दिखा करके बच्चे को बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलरिटी है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर अगर आपको कंसेप्ट अगर कॉन्ग्रुएंसी का देना होगा तो आप दे सकते हैं कि बोथ फिगर्स सेम शेप एंड साइज आर इक्वल, यानी ऐसे दो फिगर जिनके शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यानी आप इस तरह का 100 रुपए का नोट लीजिए, इस तरह का 100 रुपए का नोट लीजिए, और इस दोनों नोट्स को एक दूसरे पर रख करके देखिए, यह कंप्लीट एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो आप कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं कि देखो इसका शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता बच्चों को या शिक्षकों को उस समय करनी पड़ती है, उस समय देना पड़ता है जब आप 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ा रहे होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर को ब्लैक बोर्ड पर उसका पिक्चर बनाना वो बहुत कठिन, क्या वो तो बनता ही नहीं है, जस्ट वह इमेजिनरी पार्ट है, इमेज बच्चा करता है। लेकिन निश्चित तौर पर हम आप मैथमेटिक्स के शिक्षकों के होने वाले शिक्षकों को मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी आप टीचर बन करके जाइएगा तो आप 3 डायमेंशनल फिगर को कभी भी ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ नहीं करेंगे, और अगर ड्रॉ करते भी हैं तो उसका एक प्रत्यक्ष फिगर, रियल ऑब्जेक्ट आप बच्चे को अवश्य दिखाएं। नहीं दिखाइएगा, बच्चा आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा,
और वह पढ़ी हुई बात को वो बहुत ज्यादा दिन तक वह रख नहीं सकता है अपने पास। अब देखिए, सोशल साइंस की बात अगर हम करें आपके सामने, तो सोशल साइंस में जैसे आप मान लीजिए कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, है ना, वातावरण किस तरह का होता है ना, वातावरण कैसा होना चाहिए। आप मान लीजिए बहुत अच्छे डुप्लेक्स में रहते हैं, आप सुंदरवन में रहते हैं, आप वाटिका में रहते हैं, ठीक है, आप और भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल सोसाइटी खुल गई है जहां एक से एक वो स्वच्छ वातावरण आपको देखने को मिलेगा, और इसके बारे में आप एक कंसेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप सुंदरवन को, वाटिका को या किसी और अच्छे स्पेस को आप क्लासरूम में क्या करेंगे, ला करके नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए देखिए मॉडल के द्वारा ये कितना बढ़िया फिगर देखो ये बना हुआ है, आपको लग रहा है कि एक घर के अंदर स्वच्छ वातावरण लेने के लिए पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, हरी भरी घासें लगी हुई है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को, उन चीजों के हाव भाव को समझाने के लिए आप इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। यहाँ रियल ऑब्जेक्ट आपका काम नहीं करेगा। हाँ करेगा कब, जब आप बच्चे को क्या करें, भ्रमण पर घुमाने के लिए आप बाहर ले जाइए और उसको अनुभव कराइए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन हमेशा ये साल में एक आध बार आप लोगों को भी ले जाया जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं गए हो तो आप लोग गए होंगे, कहीं ना कहीं भ्रमण किया होगा इस तरह का। नेक्स्ट आइए, अब जैसे देखिए ये ताजमहल है, ताजमहल के बारे में अगर मान लो कोई चैप्टर है उसके बारे में अगर आप पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि कहिएगा ताजमहल को आगरा से उठा करके वहां से खड़े खड़ी उठा ले और क्लासरूम में लेके चले आए, तो वो पॉसिबल तो है नहीं। उसका फिगर बना लीजिए, ठीक है ना, क्लासरूम में उसका एक क्या कीजिए, एक मॉडल तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये देखो मुमताज महल है और ये शाहजहां है, इन लोगों ने एक दूसरे के याद, एक इसके याद में, इनके याद में ये बनवाया था, है ना। नहीं हो तो आप जो है कि अपने क्लासरूम में ही एक को शाहजहां बना दो और एक को मुमताज महल बना दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सोशल साइंस के चैप्टर को आप बच्चों के सामने इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका रियल ऑब्जेक्ट नहीं काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट आप नहीं ला सकते। अकबर द ग्रेट के बारे में अगर कुछ स्टोरी सुनाना है तो ऐसा नहीं है कि अकबर साहब को कब्र से उठा के लाइएगा क्लासरूम में कि चलिए हमारे यहाँ, है ना, एक आपके बारे में, है ना, हम मुझे पढ़ाना है, थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन अपने से दीजिएगा, है ना, पॉसिबल तो है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, उनका जो चार्ट पेपर पर है, मॉडल पर है, या नेट के थ्रू अच्छे से अच्छे पिक्चर आप निकाल करके आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब मान लो कि आप, अगर मान लीजिए कि आप हिंद महासागर के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो महासागर को भी ये सब चीजें को क्या है आप ला नहीं सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते हैं क्लासरूम में। आपको इसके लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स या इमेजिनरी मटेरियल्स ही यूज करने होंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट, जब आइए अगर मान लीजिए आप माउंटेन के बारे में पढ़ा रहे हैं, झील, झरना, तालाब, पहाड़, इन सब चीजों को भी क्या है आप जो है क्लासरूम में नहीं दिखा सकते हैं। आप मॉडल के द्वारा अच्छे से अच्छे तस्वीर आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट रियल ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। और थैंक यू करने से पहले मैं लिटरेचर के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि लिटरेचर में जो टीचर एक्ट करते हैं वो एक्ट बाय टीचर या स्टूडेंट, मतलब शिक्षक क्या है खुद से एक्ट कर करके, एक्ट किस तरह का, मतलब अपने से, जैसे मान लिया जाए हमको धरती, मान लो कोई कविता हम सुना रहे हैं जिसमें धरती की बात आ रही है तो हाथ को नीचे की तरफ करेंगे, चंद्रमा की बात आ रही है, आकाश की बात आ रही है, हाथ को ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं, है ना। आंख की बात आए, कान की बात आए तो अपने फेस पर क्या करेंगे, एक उस तरह का एक्ट करेंगे जिससे ये पता चले, हाव भाव से पता चले कि हम जो है ये एक्ट कर रहे हैं, हम डिमोस्ट्रेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ए डिमोस्ट्रेटिकल पार्ट, ठीक है। तो ओके,
थैंक यू ऑल ऑफ यू।